हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन है कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, यह किसी देश की राजधानी नहीं है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, ठीक है, और रियाद यह सऊदी अरब की राजधानी है, वहाँ का मुद्रा का नाम रियाल है, ठीक है, और वेलिंगटन न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम डॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया के भी मुद्रा का नाम डॉलर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो सबसे ज़्यादा गन्ना किस राज्य में पैदा होता है, तो यह उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना का पैदावार होता है, और गन्ना का जो जन्मभूमि भारत को ही माना जाता है, और भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में होता है, और भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादकता महाराष्ट्र में होता है, और चीनी की प्रथम कारखाना भारत में बिहार के बेतिया में 1840 ईस्वी में खोला गया था, लेकिन वास्तविक में चीनी मिल का भारत में विकास 20वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपयुक्त सभी, तो यह सभी हो जाएगा। और इंद्रधनुषीय क्रांति का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था, और इंद्रधनुषीय क्रांति का जो अभिप्राय है कृषि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र से है। इसके अंतर्गत आपका हरित क्रांति आता है, श्वेत क्रांति आता है, नीली क्रांति आता है, पीली क्रांति आता है, रजत क्रांति आता है, स्वर्ण क्रांति आता है। और द्वितीय हरित क्रांति को एम.एस. स्वामीनाथन ने एवरग्रीन रिवोल्यूशन कहा था, और सदाबहार क्रांति को द्वितीय हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व स्तर पर बोले तो अर्नेस्ट बोरलॉग को, यानी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। और बीबी क्वेश्चन पूछा था कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो यह विलियम गॉड दिया था। किसने दिया था? विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड दिया था, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति का जन्म पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक लड़का सड़क पर जा रहा था, जब अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई तो उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए उसको। तो उसको धरती पर नीचे अकड़ू बैठना चाहिए, ठीक है, धरती पर नीचे अकड़ू बैठना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, और दयानंद सरस्वती ने ही 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना राजा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे 1875 में। और आर्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। और राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे, ठीक है। और विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कर दिया गया। तो यह कब किया गया। तो यह 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था तो किया गया, ठीक है। और बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी ना 19 जुलाई 1905 को हुआ था, ठीक है। और यह 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया, ठीक है। घोषणा हुआ था 19 जुलाई को, और 16 अक्टूबर से लागू हो गया, ठीक है। और बंगाल विभाजन को हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 में रद्द कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी कर इनमें से किस घटना के उन्हें प्रसिद्धि मिली। तो यह हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था, तीन कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए, ठीक है। और यह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। और अगर आपसे पूछे कि भारत से बाहर सत्याग्रह कब चलाए थे, तो 1906-07 में दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे, क्योंकि वह अब्दुल्ला सेठ के कार्यों के लिए 1893 में ही भारत से वह दक्षिण अफ्रीका गए थे, और फिर वहां से वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और यही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। आगे बढ़ते हैं कि कैगा क्या है। तो कैगा जो है ना आपका
या मंगलौर के निकट है, कैगा कर्नाटक में है, मंगलौर के निकट है और यहाँ पर न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ठीक है, मंगलौर या बंगलौर के भी निकट है, नहीं मंगलौर के निकट कैगा है और यहीं पर न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र स्थापित है। और नाभिकीय रिएक्टर जो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। और कैगा परमाणु संयंत्र जो है ना, या कर्नाटक में, इसका स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और आपसे पूछे कि कल्पकम, तो कल्पकम यह तमिलनाडु में है जो परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है। तो निग्रिटो प्रजाति का इसमें से कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो सेमांग है। और ये सेमांग कहाँ है, तो यह आपका मलेशिया में है। सेमांग कहाँ है, तो मलेशिया में है। सेमांग मलेशिया में है। और बद्दू कहाँ है, तो बद्दू जो है ना ये अरब में है। मसाई कहाँ है, तो यह पूर्वी अफ्रीका में है। ठीक है, और खिरगिज कहाँ पाया जाता है, तो यह मध्य एशिया में पाया जाता है। जुलू कहाँ पाया जाता है, तो नेपाल प्रांत में पाया जाता है जो दक्षिण अफ्रीका में है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में। आइनू तो ये जापान में। और पिग्मी जनजाति यह कांगो बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति है, प्रजाति है, विभाग। अगला प्रश्न है कि विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो विश्व में आधे से अधिक कहवा का जो उत्पादन होता है यह ब्राजील में होता है। ब्राजील में कहवा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और यहाँ के एक कहवा की जो मंडी है ना, वो साओ पाउलो है। तो साओ पाउलो को कहवा की मंडी कहा जाता है। और ब्राजील में कहवा के बागान को फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। और कहवा निर्वात करने वाले जो मुख्य पतन है ना, वहाँ का सेंटोस बंदरगाह है, उसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। और अगर भारत में पूछ दे तो कर्नाटक सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन से देश में द्विदलीय पद्धति पार्टी लागू है। तो द्विदलीय पद्धति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में वहाँ 2 ही दल है। ठीक है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति उनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक सेल का ईएमएफ क्या होता है। तो एक सेल का जो ईएमएफ होता है ना, एक सेल का ईएमएफ वह अदिश राशि होता है। एक सेल का ईएमएफ एक अदिश राशि होता है। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान है, चाल है, आयतन है, कार्य है, समय है, दाब है, ताप है, ऊर्जा है, ये सब आपका अदिश राशि है। और सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, जैसे वेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण है, ये सब सदिश राशि है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यदि नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड का समय लगता है, तो जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ आपका फॉर्मूला लग जाएगा हाफ h = हाफ GT²। और यहाँ पर आप सेकंड रख दीजिए, टी के जगह पर 5 सेकंड रख दीजिए, तो हो जाएगा 1/2 गुना 9.8, जी का मान 9.8 रखना है और गुना 5 के 25। ठीक है, गुना करिएगा तो टोटल आ जाएगा 122.5 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कैसे हैं, तो वे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्षार धातुएं हैं। क्षार धातुएं हैं जो आपके आवर्त सारणी के वर्ग 1 में जो तत्व है वो आपका क्षार धातुएं हैं। जैसे वर्ग 1 के तत्व हैं लिथियम है, सोडियम है। ठीक है, ये सब आपका क्षार धातुएं हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय कब लिए जाते हैं और किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। कैबिनेट के द्वारा सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है। यानी ब्रोंकाइटिस रोग है, इसका सब मतलब ये किस वजह से होता है, किसके कारण होता है, तो यह होता है स्मॉग के कारण होता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस जो है ना यह फेफड़ों में सूजन से संबंधित है, यह भी आपसे पूछ देता है। ठीक है, सूजन से संबंधित है। तो इसमें ब्रोंकाइटिस का मुख्य कारण आपका क्या हो जाएगा, स्मॉग हो जाएगा, धूल धुआं मिश्रित वातावरण में निवास हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, क्रॉनिक एसिड रिफ्लेक्स हो जाएगा। और लक्षण इसमें क्या होगा कि सांस में तकलीफ हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, बहती नाक हो जाएगा, थकान आएगा। ठीक है, यह सब आपका ब्रोंकाइटिस का क्या है, लक्षण है। अगला प्रश्न है कि मानव कर्ण कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाले भाग को क्या कहते हैं।
तो इसको कहते हैं कर्णावर्त। क्या बोलते हैं? कर्णावर्त बोलते हैं, ठीक है। और कान में 6 हड्डी पाई जाती है और 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। मेलिकस, इनकस और स्टेपिज। जो स्टेपिज होती है कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में संघ में द्वैध शासन सही है, संघीय व्यवस्था सही है, संघीय न्यायपालिका की स्थापना सही है, उपयुक्त सभी, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है संचालन समिति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रांतीय समिति, तो प्रांतीय जितने भी भारत में प्रांत थे सबको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, तो प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान, जहां भी संघ लगा होगा वहां जवाहरलाल नेहरू मारिएगा दोस्तों, तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मूल अधिकार उप समिति आपका जेबी कृपलानी, जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और ढांचा समिति के अध्यक्ष पूछे तो भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष पूछे, मसौदा समिति का अध्यक्ष पूछे, भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? तो विश्व महासागर दिवस की अवधारणा किसने की थी? तो यह कनाडा देश के द्वारा किया गया था। और यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, उसी समय कनाडा ने प्रस्ताव विश्व महासागर दिवस का रखा था। और यूएन ने 2008 में विश्व महासागर दिवस को आधिकारिक मान्यता दे दिया। और पहली बार 2009 में 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। और विश्व महासागर दिवस 2022 का जो थीम था, पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही। और 2023 में इसका थीम है प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग, द प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। यह विश्व महासागर दिवस 2023 का थीम है जो 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? तो नए राज्यों का निर्माण यह है, नए राज्यों का निर्माण है, नए राज्यों का प्रवेश है, राज्यों के नाम में परिवर्तन है, लेकिन राज्यों के आपसी जो विवाद होंगे यह अनुच्छेद 3 में नहीं आते हैं, ठीक है। और जो आपसी विवाद होते हैं यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना है। और अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सरकारी आयोग के सिफारिश पर किया गया था। और सरकारी आयोग का स्थापना 1983 में राजेंद्र सिंह सरकारिया के सिफारिश पर हुआ था। इसका संबंध केंद्र राज्य के संबंध से है। और अंतर्राज्यीय परिषद में राज्यों के विवाद का समाधान किया जाता है। अगर राज्यों के आपसी विवाद होंगे, अगर अंतर्राज्यीय परिषद से नहीं सुलझेगा तो जो भी होता है तो वह कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और नहीं तो अंतर्राज्यीय परिषद उसका समाधान करता है, विवाद कोई भी हो तो। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है आपका कोरोमंडल तट, ठीक है। और पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि पश्चिमी घाट को कोंकण मंडल कहा जाता है। और मालाबार जो तट है आपका कहाँ है? केरल में है। मालाबार तट केरल में है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो नीलगिरी में है। नीलगिरी में, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों नोट डाउन करिएगा। पश्चिमी घाटी जो है एक भ्रंश घाटी है, ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ है यह अरब सागर में जाके बहती है, यह भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य आपको बताना है। क्षेत्रफल, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में आपका राजस्थान है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात आता है। अगला प्रश्न है कि एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार को मनाता है, तो सरहुल त्यौहार कौन मनाता है? तो सरहुल त्यौहार जो आपका मनाता है वह मुंडा जनजाति मनाता है। और यह मुंडा जनजाति झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल आदि राज्यों में रहता है, ठीक है। और सरहुल त्यौहार को मुंडा, भूमिज और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। और यह त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। और मुंडा जो जनजाति है यह सबसे ज्यादा आपका झारखंड में बहुलता में पाया जाता है। और भारत में लगभग 550 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। और भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है, अभी बात याद रखिएगा। और गोंड दूसरी, तो भील आपका जनसंख्या में पूछे तो 1 नंबर पर है, और आपका गोंड जो हो जाएगा 2 नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक तरफ शहर है और एक तरफ नदी है, यानी शहर जो है नदी के किनारे बसा हुआ है
आपको बताना है, ठीक है। तो कटक, कटक जो है आपका यह महानदी के किनारे स्थित है, जो आपका कहाँ है, कटक, कटक उड़ीसा में है, ठीक है। लुधियाना ये आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। एक तरफ आपका बहुउद्देशीय परियोजना अगले प्रश्न में है और एक तरफ नदियां है। इडुक्की परियोजना, तो इडुक्की परियोजना या पेरियार नदी के किनारे स्थित है। माता तिला तो ये आपका बेतवा नदी के है। नागार्जुन सागर या कृष्णा नदी है। और पोचमपाद परियोजना जो है ये आपका गोदावरी नदी के। अगला प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े को आपस के समूह को आपस में क्या कहते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। जो क्षुद्र ग्रह होता है या क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में ही रहता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही घूमता है, ठीक है। और जो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह जो है ना आपका सेरस है, सबसे पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह सेरस है, ठीक है। और फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। और क्षुद्र ग्रह से ही महाराष्ट्र के लोनार झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। और एक हेली धूमकेतु है जो 76 वर्ष इसका परिभ्रमण काल है और यह 2062 में अब दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा। तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन मैग्नीशियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एल्युमिनियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 2 और 3 में जो अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि लोला की काल अवधि किस पर निर्भर करती है। तो जो लोला की काल अवधि होती है यह आपका लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, जबकि द्रव्यमान, समय और तापक्रम पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। तो अस्थायी चुंबक या इस्पात के बनाए जाते हैं और अस्थायी नरम लोहे के बनाए जाते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा चुंबक पत्थर में चुंबकीय गुण नहीं होता, जबकि निकेल, एल्युमिनियम और लोहा में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण की शक्ति होती है। तो एक समतल दर्पण की शक्ति कैसे होती है। तो एक समतल दर्पण की शक्ति 0 होती है, ठीक है। और समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, ठीक है। और समतल दर्पण का जो अगर आपसे पूछ दे कि त्रिज्या, तो यह अनंत होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसको समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है, समस्थानिक। अगला प्रश्न है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो पेडोलॉजी में मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, जबकि बीज के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे स्तनधारी होगा तो स्तनधारियों का अध्ययन मेमेलोलॉजी कहलाता है। और मोलस्का होगा इसको मेलेकोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। सांप के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और केंद्रक का अध्ययन होगा तो इसको कैरियोलॉजी कहेंगे। मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। अगर परजीवी जीव है तो इसको पैरासिटोलॉजी कहते हैं, पैरासिटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो रेशम का जो कीड़ा होता है अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो यह करता है अगर प्यूपा होगा यानी कोशित होगा तब क्या होगा, यह आपका तंतु पैदा करेगा। और रेशम के कीट शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर रेशम के सभी किस्म पाए जाते हैं, जैसे शहतूत, एरी, तोसर और मूंगा होता है। और भारत में केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर, बहरामपुर और पंपोर में स्थित है, ठीक है। और केंद्रीय तसर अनुसंधान संस्थान रांची, झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एक तरफ विटामिन है, एक तरफ उसका रासायनिक नाम है, आपको सजाना है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम आपका विटामिन बी1 थायमीन है।
ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, ठीक है, राइबोफ्लेविन है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन है और विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन होता है, ठीक है। और विटामिन D कैल्सीफेरॉल कहलाता है, विटामिन D कैल्सीफेरॉल। और विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम बायोटिन होता है। विटामिन B7 और H ये दोनों का बायोटिन होता है। विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टेकोफेरॉल, ठीक है। और विटामिन जो होते हैं ना, जो दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में B और C जो विटामिन होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, जबकि अडेक A, D, E के अडेक जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑक्साइड उदासीन है। तो CO2 है, CO है, Na2 है और CaO। तो CaO यह एक ऑक्साइड उदासीन है। क्या है? ऑक्साइड उदासीन है, जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, ठीक है, क्विक लाइम। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका गुरुत्व नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 1/6 है, ठीक है, 1/6 है। और वहीं आपका जैसे इसी कारण से क्या है कि अगर वस्तु का भार पृथ्वी पर 6 kg का होगा तो चंद्रमा पर जाएगा तो वहाँ भार 1 kg का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु में प्रतिरोध को नगण्य मान लेने पर लोहे और लकड़ी की सामान्य भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो यह हो जाएगा पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेगी, क्योंकि वहाँ प्रतिरोध को नगण्य मान लिया जाएगा। तो और अगला प्रश्न है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, यानी केल्विन पर सब मान बताना है। तो जल का अधिकतम जो घनत्व होता है आपका 277 केल्विन पर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, और इसमें 4 डिग्री 273 में जोड़ दीजिए तो 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। और 277 पर केल्विन पर दोस्तों कि सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बजटीय घाटा, ठीक है। और बजट का जो प्रयोग भारतीय संविधान में एक बार भी कहीं नहीं हुआ है। इसका जो उपयोग होता है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया जाता है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकारों की आय का जो मुख्य स्रोत क्या होता है? तो राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, केंद्रीय करों में भाग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? आउटकम बजट, तो आउटकम बजट को पहली बार कब पेश किया गया था भारत में? तो यह किया गया था 2005 में। 2005 में भारत में पहली बार आउटकम बजट को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि इसमें से असत्य युग्म यानी असत्य जोड़ा को बताना है कि कौन सा है आपका। तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति सही है। राज्य समिति कृषि जोत पर कर के लिए आया था, सही है। वर्गीज कुरियन या आपका दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, जबकि कराधान या आपका मोरारजी देसाई यही आपका असत्य कथन है, ठीक है। असत्य कथन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है या भंग नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है या सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है, 6 वर्षों का इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो यहाँ आपका कथन सही नहीं है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य कार्यकाल इनका समाप्त हो जाता है, सही है। और इनके सदस्य कम से कम 30 वर्ष के नहीं होंगे, कम आयु के नहीं होंगे, यानी इनका न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल अधिकार के रूप में तो वाद योग्य नहीं है, यह आपका गलत है। न्याय योग्य नहीं है, गलत है। संशोधन योग्य नहीं है, गलत है। और उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं है, तो यही आपका कथन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो जो ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है यह सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को समर्पित है, यानी सोम देवता को 9वां मंडल समर्पित है। ऋग्वेद के प्रथम एवं 10वां मंडल नवीनतम मंडल है जो बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। और ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल प्राचीन मंडल है, सबसे पहले जोड़ दिया गया था। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है,
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। तो संगम साहित्य में तोल्काप्पियम जो है ना एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। और तोल्काप्पियम पुस्तक तोल्काप्पियर के द्वारा लिखी गई थी। तोल्काप्पियर के द्वारा तोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण की जो ग्रंथ है इसी को लिखा गया था, ठीक में। और संगम काल में आपका चेर, चोल और पांड्य वंश का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और संगम काल का प्राचीनतम वंश चेर वंश को माना जाता है और लाल चेर के नाम से सेनगुट्टन को जाना जाता है। लाल चेर के नाम से बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, सेनगुट्टन को जाना जाता है, गुट्टन को जाना जाता है, सेनगुट्टन को। अगला प्रश्न है कि मलिक काफूर कौन था। तो मलिक काफूर जो था ना यह कौन था। तो मलिक काफूर आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति था, यानी दक्षिण पर मलिक काफूर विजय प्राप्त किया था, ठीक है, इसका सेनापति था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था। तो यह आपका शाहजहां के करवाया गया था, शाहजहां के द्वारा। और शाहजहां ने ही दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला बनवाया था, ठीक है। और शाहजहां के द्वारा ही मयूर सिंहासन पर यूनानी देवता आर्फियस को बीना बजाते हुए दिखाया गया है, आर्फियन, ठीक है, आर्फियस को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। और इसी कारण मुगल काल का स्वर्ण युग स्थापत्य का शाहजहां के काल के माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। नीचे दिया गया कुट को सही उत्तर चुने, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली कालक्रम के अनुसार पहले चंगेज खा आया। कौन? चंगेज खा 1221 में आया था चंगेज खा, ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में। उसके बाद आपका तैमूरलंग 1398 में आया। नादिर शाह 1739 में आया, ठीक है, नादिर शाह 1739 में, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, तो अहमद शाह अब्दाली 1748 में आया था, 1748 में। तो इस तरह आपका मिलान कर लीजिएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज जो है आपका आत्मारंग पांडुरंग सही है। आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में स्थापना इसका किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन सही है। और राधा स्वामी सत्संग। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण गंगोत्री जो हो जाएगा ना आपका भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र जो हो जाएगा ना, इसी को दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे। और दक्षिणी गंगोत्री का स्थापना 1983 में किया गया था। और इसका स्थापना डॉक्टर कासिम के नेतृत्व वाली टीम ने किया था। और भारत का अंटार्कटिका में मैत्री भी एक आपका शोध संस्थान है, जिसका स्थापना 1989 में हुआ था, 1989 में। और भारतीय है जिसका स्थापना 2012 में किया गया था। प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं, जबकि कार्बन डेटिंग का जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। और पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष पुरानी है, 4.6 अरब वर्ष पुरानी है, ठीक है। और पृथ्वी की आयु जो है 500 करोड़ वर्ष माना जाता है, ठीक है। अगर रिंग विधि पूछ दे तो रिंग विधि से वृक्षों की आयु ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण बताना है। महासागर में ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रवाह, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है। तो जो व्यापारिक पवनें होती है ना, यह उपोष्ण उच्च दाब से चलती है, ठीक है। जो व्यापारिक पवन होता है 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश क्षेत्र में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता है। तो भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता इसमें सबको बताना है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है यह भूमध्यसागरीय जलवायु की ही विशेषता है, ठीक है। और जहां पर यह भूमध्यसागरीय जलवायु होती है वहां पर खट्टे फल जो होते हैं बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, नींबू हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, सब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मैथ का है, छोड़ देते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान बिहार में विधान परिषद, तो बिहार में विधान परिषद 75 है सीट संख्या इसका, और लोकसभा 40 है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर राज्यसभा 16 है, और 16 आपका पश्चिम बंगाल में भी है,
ठीक है। और यहाँ विधानसभा 243 है, ठीक है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 43 है। और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद आर्टिकल 80 के तहत, और 81 के तहत आपका लोकसभा का गठन किया जाता है, और 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है, ठीक है। और विधान परिषद के जो संरचना का उल्लेख है अनुच्छेद 171 के तहत है, अनुच्छेद 171 के तहत है, और विधानसभा की संरचना 170 के तहत है। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे आपका पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली। और 1498 ईस्वी में इन्होंने ही पहली बार भारत के लिए व्यापारिक मतलब समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज की थी 1498 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से सर्वप्रथम किसने शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था? शीत युद्ध शब्द, तो शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बारूच के द्वारा किया गया था, बारूच के द्वारा। और शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें वाक युद्ध की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और यह एक कूटनीतिक युद्ध का कूटनीतिज्ञ युद्ध का जिसमें 2 या 2 से अधिक शक्तियों के मध्य सशस्त्र संघर्ष नहीं था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है नीता अंबानी है, ठीक है, जो आईओसी की एकमात्र सक्रिय सदस्य है, और ये 2016 में इनको चुना गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा युग्म सत्य है? सुटेबल बॉय, तो सुटेबल बॉय आपका युग्म सत्य है, यह आपका गलत है, और उदंती राय के द्वारा नहीं लिखा गया सुटेबल बॉय, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सलमान रुश्दी, तो सलमान रुश्दी फ्यूरी, तो फ्यूरी के लेखक सलमान रुश्दी सही है। प्लेइंग इट माई वे कपिल देव, और 2 लाइव्स नवीन चावला। तो इसका आपके बारे में बता देते हैं दोस्तों कि फ्यूरी सलमान रुश्दी कौन कौन पुस्तक लिखे हैं। तो आपका हो जाएगा, आपका फ्यूरी हो जाएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन हो जाएगा, शालीमार द क्राउन हो जाएगा, सैटेनिक वर्सेज हो जाएगा, ये सब सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, 2 लाइव्स, या विक्रम सेठ की पुस्तक है, विक्रम सेठ, ठीक है, विक्रम सेठ की पुस्तक है। और प्लेइंग इट माई सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, और कपिल देव की स्टेट फ्रॉम द हार्ट हो जाएगा, और 2 लाइव्स जो बताई दी है, ठीक है। और मदर टेरेसा पुस्तक लेखक नवीन चावला। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना को शुरू किया गया था। तो पेंशन को बेहतर खिलाड़ी अगर प्रदर्शन करेगा तो पेंशन योजना की शुरुआत 1994 ईस्वी में हुई थी, 1994 ईस्वी में हुई थी। और निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का शुरुआत किया गया था? तो राष्ट्रीय सौर मिशन का शुरुआत आपका वर्ष 2010 में किया गया था, वर्ष 2010 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा जैव सुरक्षा के समझौता से है, जैव सुरक्षा के समझौता से है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? तो फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से आपका सत्येंद्र नाथ बोस को जाना जाता है, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में आपका जो अस्तित्व बनेगा वह श्रम विभाजन का अस्तित्व बना रहेगा। अगला प्रश्न है कि दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्न में से किस रूप में माना है? तो दुर्खिम ने आत्महत्या को किस रूप में माना है? तो यह माने है सामान्य रूप में, ठीक है, सामान्य रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? तो जाति प्रथा का उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को मानने वाले इसमें से व्यक्ति हो जाएंगे मैक्स वेबर। कौन आ जाएंगे? मैक्स वेबर। और जाति पुर्तगाली शब्द कास्ट से बना है, कास्ट, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रजाति, नस्ल या जन्म, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब आपका सौराष्ट्र ने जीता है, ठीक है, सौराष्ट्र ने 2022 का खिताब है आपका विजय हजारे ट्रॉफी का जीता है। और रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 में बंगाल को पराजित कर भी सौराष्ट्र ही जीता है। तो विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी दोनों सौराष्ट्र जीता है। अगला प्रश्न है कि फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य को किया गया है, ठीक है, किसको? कर्नाटक राज्य को। और फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है कि आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह आपका दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने केप टाउन में खेले गए महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 19 रन से हराकर छठी बार खिताब अपने नाम किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है यह 2040 तक रखा गया है। ठीक है, अब चल लीजिए और देख लेते हैं जैसे बिहार सरकार ने और क्या क्या रखा है। तो बिहार सरकार सभी घरों में प्रीपेड जो मीटर होता है, प्रीपेड मीटर ये आपका 2025 तक लग जाएगा। ठीक है, और 100% साक्षरता प्राप्ति यह 2030 तक लग जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस समाप्ति ये भी 2030 तक, टीबी 2025 तक, एड्स 2030 तक। ठीक है, और संपूर्ण भारत जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाली प्रथम जो खिलाड़ी बन गई है वह आपका हरमनप्रीत कौर है, जो वर्तमान में भारतीय महिला टीम की कप्तान है। चलिए अगला प्रश्न है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो पापुआ न्यू गिनी, फिजी, सऊदी अरब और उपयुक्त ए और बी दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों। सऊदी अरब ने नहीं दिया। अभी वर्तमान में फ्रांस ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित अब की बार राज सुब्रमण्यम को किया गया है, और यह राज सुब्रमण्यम फेड एक्स कंपनी के सीईओ है। और प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से 9 जनवरी को मनाया जाता है, 2003 से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? तो यह हो जाएंगे आपका भारतीय शेरपा अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत है। ठीक है, और G20 शिखर सम्मेलन इसका जो स्थापना हुआ था यह 1999 ईस्वी में हुआ था, और G20 शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, और 2023 में भारत में इसका मेजबानी किया गया। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो यह ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है, और यह ऑस्कर पुरस्कार 1929 ईस्वी से दिया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्वाड वर्ष 2024 क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह आपका भारत करेगा, और क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, और 2023 में जो क्वाड का जो बैठक हुआ हिरोशिमा जापान में हुआ। ठीक है, और क्वाड की औपचारिक स्थापना 2017 में हुआ था, जिसमें से 4 देश है, भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को दिया गया है। ठीक है, राजकुमार राव को दिया गया है। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है। ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया। ठीक है, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह चेन्नई सुपर किंग गुजरात टाइटंस को हराकर। ठीक है, और मुंबई इंडियंस भी आपका 5 बार जीता हुआ है, 5वीं बार, और चेन्नई सुपर किंग भी बराबरी कर लिया, 5वीं बार खिताब जीतने वाला टीम बन गया है। अगला प्रश्न है कि रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे यह हो जाएंगे नारायण वाघुल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो निर्देशक बन गए हैं वह आपके अजय यादव बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की गठित की गई है? तो यह किया गया है अजय लांबा के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि बिग बॉस रियलिटी शो 2023 का विजेता 14 अगस्त 2023 को कौन बना?
तो ये आपका बन गए एलविस यादव बन गए हैं, और इसके रनर अप कौन रहे? तो अभिषेक मल्हान रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 100 प्रश्नों में से आपका कितना मार्क्स आ रहा है, जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।